हेलो गाइस, आप सभी को रेमो का नमस्कार। टारगेट एसएससी सीजीएल टियर 1 मैथ्स क्रैश कोर्स में आपका स्वागत है। और आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करें जिसका नाम है एवरेजेस। एवरेजेस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नॉट ओनली फॉर क्वांट्स बट एवरेजेस का इस्तेमाल आपके डीआई क्वेश्चंस में भी होता है। तो एवरेज को कैलकुलेट करने का बेहतर तरीका, साथ में थोड़ा लॉजिक का डेवलपमेंट कि एवरेजेस वाले क्वेश्चन में भी कैसे फॉर्मूलों पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, ये मदद करेगा हमें बहुत आराम से एवरेजेस क्वेश्चंस करने की। और एवरेजेस की बेहतर अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जगहों पर काम करता है। एवरेजेस केवल एवरेजेस टॉपिक में इसकी नीड नहीं होती है, पर इवन रियल लाइफ में एवरेजेस का इस्तेमाल बहुत होता है। जब भी हम किसी ग्रुप को देखते हैं तो हर एक इंडिविजुअल जो उस ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उनका डेटा हो सकता है हमारे लिए प्रोसेस करना पॉसिबल ना हो। अब जैसे एक टाउन की बात करते हैं, अब एक टाउन में हर एक मेंबर के पास एवरेज कितना पर कैपिटा इनकम है वो हमारे लिए हो सकता है देखना इम्पॉसिबल हो, पर अगर हमें एवरेज की इंफॉर्मेशन दी जाती है तो हम तुरंत ही कुछ ना कुछ कंपैरिजन किसी और टाउन से कर सकते हैं। तो इसलिए एवरेजेस एज ए टूल फॉर कंपैरिजन भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और इसलिए एवरेज टॉपिक को ना कि केवल मैथमेटिक्स की दृष्टि से बट डीआई के लिए और साथ में रियल लाइफ एप्लीकेशन में भी इसका बहुत इस्तेमाल है। इसके लिए इसको जानना और सीखना बहुत ज़रूरी है। मेरे बारे में आपको जानकारी यहाँ से ले सकते हैं। और साथ में एप्ट्रिक्स ई क्लासेस का टेलीग्राम ग्रुप एप्ट्रिक्स ई क्लासेस ज्वाइन करना ना भूलें, उसमें आप और सारे एस्पिरेंट के साथ डिस्कशन कर सकते हैं क्रैश कोर्स से रिलेटेड और बाकी और क्वेश्चंस को भी। देखिए, एवरेज की मैं इसके पहले शुरुआत करूं इसके पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमने एप्ट्रिक्स के यूट्यूब चैनल पे मैंने 2 वीडियोस बनाए थे कॉन्सेप्चुअल एवरेजेस के। तो वो वीडियोस आपको देखना पहले ज़रूरी है, वो हेल्प करेगा आपको यहाँ बेहतर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में। तो ये पहले वीडियो है, ये दूसरा वीडियो है और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इन दोनों वीडियोज़ को जो कि एप्ट्रिक्स यूट्यूब चैनल पर 2 मंथ्स एगो अपलोड हुए थे, इनको पहले ज़रूर देखें। इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेहतर होगी एवरेजेस टॉपिक में, ताकि और जो भी मैं क्वेश्चन अभी सॉल्व करने जा रहा हूँ इससे आप अपने आप को आसानी से रिलेट कर पाऊंगा। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है, आप उन दोनों वीडियोस को भी ज़रूर से ज़रूर देखें। अगर आपने उनको पहले देख रखा है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर आप डायरेक्टली क्वेश्चन डिस्कशन को देख सकते हैं। तो देखिए, एवरेज की मैं शुरुआत करूँ इसके पहले मैं उन्हीं 2 लेसन्स को बेस मान के मैं एक चीज़ की शुरुआत करूँगा। देखिए, आपने पढ़ रखा होगा कि जो एवरेजेस होता है, एवरेजेस जो होता है वो होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो देखिए, ये है एक एक्सप्रेशन जो कि आपने एवरेज का देखा हुआ है, जो एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जिसको आप हमेशा इस्तेमाल करते हुए आए हो। पर एवरेज को एक दूसरी दृष्टि से भी देखना ज़रूरी है कि एवरेज की वाकई में मीनिंग क्या है। और वो मीनिंग ये है कि अगर आपको सेट ऑफ नंबर्स दिए जाएंगे, लेट्स से मैं आपको नंबर्स दे रहा हूँ 10, 20, 30 और 40, ये मैंने आपको 4 नंबर्स अगर आपको मैंने दिए, इनका आप एवरेज नॉर्मली कैलकुलेट करोगे तो ये एवरेज आपका 25 आएगा। और अब इस आप 25 को अगर आप ध्यान से देखो तो एक ये भी होता है कि इन सारे डेटा को अगर आप रीडिस्ट्रीब्यूट करो इस तरीके से कि वो आपस में बराबर हो जाए तो वही नंबर एवरेज होता है। अगर आप इन सारे नंबर्स को रीडिस्ट्रीब्यूट करोगे तो हर एक नंबर 25, 25, 25 हो जाएगा। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग एवरेज की है, ये मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपकी एवरेज की अंडरस्टैंडिंग केवल वो फॉर्मूला ना हो, बट रैदर ये हो कि एवरेज एक ऐसा नंबर है कि किसी भी ग्रुप के जो ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक होगी, चाहे वो एवरेज मार्क हो या एवरेज मनी हो, अगर हम उनको रीअरेंज करें इस तरीके से कि सारे नंबर आपस में बराबर हो जाएं तो वही नंबर जो है एवरेज कहलाता है। अब ये ज़्यादा मीनिंग भी दे रहा है भाई, एवरेज का क्या मतलब हुआ? औसत, लगभग सबके पास कितना है ऑन एन एवरेज, उसकी क्या मीनिंग होनी चाहिए? ऐसा नंबर जो रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद सब आपस में बराबर हो जाएं, यही एवरेज होता है। यहाँ से 2 बहुत महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन निकल के आती हैं कि अगर कोई नंबर किसी सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन का एवरेज है, लेट से आपने बोला 25 इस सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन का एवरेज है, तो एक टर्म डिफाइन होता है, वो डिफाइन होता है नेट डेविएशन। नेट डेविएशन क्या होता है कि आप हर एक नंबर को एवरेज के रेस्पेक्ट में कंपेयर करिए और लिखिए वो कितना ज़्यादा है या कितना कम है। जैसे ये आपने देखा यहाँ पर, देखिए 10 25 से कितना कम है? -15, 15 कम है इसलिए माइनस लगा रहा हूँ। 20 -5 कम है, 30 आपका +5 ज़्यादा है और ये 40 आपका 15 ज़्यादा है, ये 0 आएगा। तो एवरेज के रेस्पेक्ट में कभी भी आप नेट डेविएशन निकालते हो किसी भी सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन का तो वो हमेशा 0 आएगा। या किसी और शब्दों में अगर हम बोलना चाहें
तो ये भी कह सकते हैं कि अगर कोई नंबर हम कहते हैं कि किसी सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन का एवरेज है तो उसके रेस्पेक्ट में नेट डेविएशन 0 होगा। नेट डेविएशन का मतलब जितनी वैल्यू कम है नंबर्स की टोटल और जितनी वैल्यू ज़्यादा हैं वो दोनों का सम आपका 0 आएगा। तो जो दो लेसन्स की मैं बात कर रहा था जो एप्ट्रिक्स में पहले से अपलोडेड हैं उसमें इन चीज़ों को बहुत डिटेल में कवर किया गया है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पहले उन वीडियोज़ को ज़रूर देखें, डेविएशन को अच्छे से एक बार समझ लें, तो एवरेज को समझना बहुत ही आसान होता है। ठीक है, तो मैं अब आगे शुरुआत करता हूँ और हम सीधे क्वेश्चंस के थ्रू चीज़ों को देखते हैं। अगर आपको समझने में दिक्कत हो रही है तो वो 2 लेसन्स जो डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक है उनको ज़रूर देखें। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। देखिए पहला क्वेश्चन सिंपली कह रहा है कि एवरेज बता दो। एक सेट ऑफ नंबर्स दिए हैं, सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस दिए हुए हैं, इनका एवरेज आपको पता करना है। देखिए एक तरीका तो यही है कि आप सारे नंबर्स को सम कर लो और आपको नंबर ऑफ एलिमेंट कितने दिख रहे हैं 7 से डिवाइड कर लो, एवरेज आ जाएगा। दूसरा तरीका देखिए एवरेज निकालने का यहाँ पर यह है कि अगर आप बेहतर तरीके से थोड़ा ऑब्जर्व करो तो एवरेज आपको आसानी से दिख जाएगा कि एवरेज आपका है 60। ठीक है, अब जरा मैं आपको समझाता हूँ ये ऑब्जर्वेशन कैसे होगा। देखिए इन सारे नंबर्स में हर एक नंबर डेसिमल में दिया हुआ था। 60 ही एक ऐसा नंबर था जो आपका प्योर इंटीजर में लिखा हुआ था। तो मैंने 60 को रेफरेंस माना और 60 को रेफरेंस मान के मैंने देखा कि अगर मैं मान लूँ कि मेरा 60 एवरेज है, अगर 60 एवरेज होगा तो आप बताओ क्या होना चाहिए कि नेट डेविएशन 0 आना चाहिए। यानी जितना नंबर 60 के रेस्पेक्ट में पॉजिटिव में आएंगे उतने ही नंबर नेगेटिव में आएंगे और नेट डेविएशन मेरा 0 आना चाहिए अगर 60 एवरेज होगा। अगर 60 एवरेज नहीं होगा तो नेट डेविएशन या तो पॉजिटिव आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, तो हम उसको लेटर ऑन करेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ एक नेचुरल चॉइस थी 60 से शुरुआत करने की। 60 एक मिडिल नंबर भी था। देखिए एवरेज की और भी एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है कि एवरेज जो लीस्ट नंबर होता है और जो हाईएस्ट नंबर होता है उसके कहीं बीच में ही होता है। तो यहाँ पर अगर आप लीस्ट नंबर देखते तो ये 45.75 था, हाईएस्ट नंबर जो आपका यहाँ है वो 74.25 था, एवरेज कहीं बीच में होगा। ठीक है, तो इसलिए 60 एक मिडिल नंबर भी था, उससे हमने शुरुआत करी। अब जरा ध्यान से देखना है यहाँ पर कि ये वाला जो नंबर है आप देखो 59.5 और ये 60.5। 59.5 एवरेज से जितना कम है, जो हम मान रहे हैं एवरेज 60.5 उतना ही ज़्यादा है। तो जो नेगेटिव डेविएशन है और जो पॉजिटिव डेविएशन है इन दोनों का वो आपस में कैंसिल हो गया। यानी पहले 3 एलिमेंट से मुझे क्या मिल रहा है डेविएशन 0। फिर मैं आया 60 के रेस्पेक्ट में, देखो इस नंबर को देखना, ये आपको प्लस 10.5 दे रहा है, ये आपको माइनस 10.5 दे रहा है एवरेज के रेस्पेक्ट में। इन दोनों का भी कम्बिनेशन मुझे क्या दे रहा है 0 डेविएशन। फिर मैं यहाँ पर आया, इस नंबर को देखिए ये 14.25 प्लस है और 45.75 60 के रेस्पेक्ट में 14.25 माइनस में है। इनका भी नेट रिजल्ट क्या हो गया 0। यानी ओवरऑल जो नेट डेविएशन है वो 60 के रेस्पेक्ट में 0 आ रहा है। इसका मतलब आपका 60 ही एवरेज है। हो सकता था कि ये नेट डेविएशन पॉजिटिव आ जाता, हो सकता था ये नेट डेविएशन नेगेटिव आ जाता, तो उस केस में भी हम एवरेज को 60 के रेस्पेक्ट में निकाल पाते। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ, एक एक नंबर बदल के आपको मैं दिखाता हूँ कि क्या होता अगर लेट्स से कि ये नंबर 45.75 ना होके आपका 52.75 होता, लेट्स से मैंने एज्यूम किया, तो आपका क्या होता है आप ध्यान से देखना कि यहाँ पर जो नेट डेविएशन जब हम निकालने जाते तब ये कहता कि मेरा जो है वो तो प्लस 14.25 है विद रिस्पेक्ट टू 60 और ये बोलता कि देखो भाई मैं जो है ना माइनस 7.25 हूँ विद रिस्पेक्ट टू 60। तो ओवरऑल जो नेट डेविएशन आ जाता है वो आपका +7 आता है क्योंकि बाकी तो 0 थे। ठीक है, तो नेट डेविएशन जब +7 आता है तो इसका मतलब आप कहते हैं कि भाई मैंने एवरेज माना था 60 जो कि गलत है, +7 एक्स्ट्रा डेविएशन आ रहा है, तो लेट्स +7 को मैं रीडिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ। कितने एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 में, 7 में इसका रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है और आपको वैल्यू मिल जाती है 61। तो आपका एवरेज 61 होता है इस केस में। अगर यही नेट डेविएशन देखिए नेगेटिव आता तो हम यहाँ पर माइनस लिख के नंबर ऑफ एलिमेंट्स में उस डेविएशन को डिस्ट्रीब्यूट कर देते। तो अगर आप मेरे द्वारा किए गए पहले 2 लेसन अगर आप देखोगे तो आपको ये तो बहुत क्लियर हो जाएगा कि डेविएशन क्या है, इससे क्या होता है, इसका इम्पैक्ट क्या होता है। ज़रूर देखिएगा, डेविएशन एवरेज को बहुत आसान बनाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है कि द एवरेज ऑफ 23 स्टूडेंट्स इज 35। इफ 2 स्टूडेंट्स हुज एवरेज इज 35 leave the class and 3 new students whose average age is 35 join the class, then the average age of the whole class is। देखिए इस क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर है कि भाई एवरेज नहीं बदलेगा, एवरेज 35 ही रहेगा। आप ध्यान से समझना,
मैं आपको भी समझा रहा था कि एवरेज एक ऐसा नंबर है जो अगर ग्रुप के जो इंडिविजुअल मेंबर्स हैं उनके पास जो भी कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज़ हैं उनको अगर रीअरेंज कर दिया जाए तो सारे नंबर एवरेज के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अब जरा देखिए, आपने कहा कि 23 स्टूडेंट्स का एवरेज 35 है, तो अगर 23 स्टूडेंट्स का एवरेज 35 है तो मैं कुछ ऐसे विजुलाइज कर सकता हूँ कि हर एक जो स्टूडेंट है 1, 2 से लेके 23 तक सबके पास ना 35 ईच है, 35 ईच है। मैं इनको सबको 35 लिख रहा है। ठीक है, अब ये एक तरीका हो गया कि एक ग्रुप ऑफ 23 स्टूडेंट के एवरेज जब 23 है तो उसको देखने का। अब आप कह रहे हो कि 2 लोग ऐसे चले गए जिनका एवरेज 35 था। आप मुझे बताओ कि अगर एवरेज 35 है और इसमें से 2 एलिमेंट को मैं ऐसे निकाल दूं जिनका खुद का एवरेज 35 है, तो होगा क्या आप बताओ। ये डिस्ट्रीब्यूशन में सिर्फ इतना फ़र्क पड़ेगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट अब 23 ना रह के 21 हो जाएंगे, लेकिन चूंकि 2 लोग जो गए वो 35 ही लेके गए एवरेज में कोई फ़र्क नहीं आएगा। आप ऐसे समझ लो कि इनके हाथ में 35 रुपीज़ ईच हैं, 23 लोग थे, 2 लोग 35 ईच लेके चले गए, तो बाकी के जो 21 बचेंगे उनके पास अभी भी 35 ईच होगा, और अगर सारे एलिमेंट के पास 35 ईच है तो एवरेज कितना रह जाएगा, 35 नहीं बदलेगा। अब आप करोगे 3 और लोग आते हैं जिनका एवरेज 35 है। भाई अगर 3 लोग और आ गए जिनके पास 35 ईच हैं, तो आपका कोई भी जो हार्मनी है वो डिसबैलेंस नहीं हो रही है। सबके पास जितने भी लोग ग्रुप में हैं, अगर सबके पास बराबर वैल्यू है तो वही एवरेज है। तो 3 लोगों की नई एंट्री होने के बाद भी सबके पास 35 ईच है, एवरेज कितना रहेगा, 35। आप अब ऐसे समझ लो कि अगर एवरेज कुछ भी है उतना ही कोई लेके आ जाए या ग्रुप ऑफ पीपल लेके आ जाए उतना ही एवरेज लेके, एवरेज नहीं बदलेगा। एवरेज बदलेगा कब, जब जो लोग एंट्री मार रहे हैं उनका खुद का जो एवरेज है वो एवरेज से कम हो या ज़्यादा हो इस ग्रुप के। अगर वो ज़्यादा एवरेज लेके आएंगे, जैसे लेट्स से कि ये 3 लोग आए और ये 36 एवरेज लेके आ गए, तो क्या होगा, ओरिजिनल ग्रुप का एवरेज 35 था, ये 3 लोग 36 लेके आ गए, एवरेज से ज़्यादा लेके आए हैं, तो इस इंटायर ग्रुप का जो एवरेज होगा वो बढ़ जाएगा। और वैसे ही कहानी उल्टी है। आप ऐसे समझ लो कि अगर 3 लोग आए और वो 3 लोग कम लेके आए, लेट्स से वो 34 ही लेके आए, तो अब क्या होगा, चूंकि जो लोग आ रहे हैं वो कम एवरेज लेके आ रहे हैं, तो अगर एक कम एवरेज लेके आ रहे हैं तो क्या होगा कि आप फिर से अगर रिडिस्ट्रीब्यूशन आप करते हो तो आपको पता है कि यहाँ से कुछ जाएगा और यहाँ कुछ देना पड़ेगा, तभी सब बराबर होंगे, एवरेज कम हो जाएगा। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग कई क्वेश्चंस में मदद करती है क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करने की। बट जहाँ तक क्वेश्चन नंबर 2 का सवाल है, जो दिया हुआ है आंसर क्या है, सी। बिना किसी टेंशन के आप सी ऑप्शन को मार्क कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 सेज द एवरेज ऑफ 16 A 19 15 24 B C is 20 and the average of 9 14 16 B 23 C is 18. Find the value of A. चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में पहली चीज़ तो आपको ध्यान से ये देखना है कि यहाँ पर वेरिएबल्स जो हैं टोटल वो 3 वेरिएबल्स हैं, A B और C। तो ऐसा प्रतीत हो सकता है आपको कि चूँकि हमारे पास 2 ही इक्वेशन बनेंगी, अगर हम इसका यूज़ करेंगे, इस एवरेज का 20 है तो एक इक्वेशन बनेगी ए बी सी में, यहाँ से बी और सी में एक इक्वेशन बन जाएगी। तो कैसे हम सॉल्व करेंगे ए की वैल्यू, तो देखिए बिल्कुल 3 इक्वेशन सॉल्व करनी है तो हमें 3 वेरिएबल चाहिए, वो 3 वेरिएबल हैं हमारे पास और हमें उनकी अगर अलग अलग वैल्यूज़ निकालनी है तो हमें बिल्कुल 3 इक्वेशन चाहिए। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक वेरिएबल की वैल्यू पूछी जा रही है और ज़रा पता करते हैं कि क्या वो हो सकता है। तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड आंसर जल्दी में नहीं लगाएंगे, पहले देखेंगे कि क्या हम ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। वो तीनों वेरिएबल की अलग अलग वैल्यू नहीं पूछ रहा है हमसे, अगर वो होता तो बात अलग होती, वो नहीं पूछ रहा है हमसे पूछ रहा है कि केवल ए की वैल्यू बता दो। अब जरा ध्यान से एनालाइज करो, बी प्लस सी यहाँ से निकल जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी यहाँ से निकल जाएगा, क्योंकि बाकी वैल्यू तो मालूम है ना। तो इक्वेशन अगर बनाएंगे तो यहाँ से बी प्लस सी निकल जाएगा, यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी निकल जाएगा। उस बी प्लस सी की वैल्यू अगर यहाँ पर उठा के रखेंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कैन नॉट बी डिटरमिन्ड इसका करेक्ट आंसर नहीं है। अब जरा इसको समझते हैं कि ये कैसे करेक्ट तरीके से हो सकता है। देखिए यहाँ पर ये वैल्यू मैं ध्यान से आपके सामने लिख रहा हूँ और आपको समझने की ज़रूरत है कि जो वैल्यूज़ हैं मेरे सामने, जो पहला ये सेट है 16A 19 15 24, फिर आपका है B C, और इनका जो एवरेज दिया हुआ है वो मुझे दिया हुआ है 20। तो जरा डेविएशन लिखते हैं सबका, जो भी हमें मालूम है। 16 का 20 के रेस्पेक्ट में डेविएशन होगा -4,
ए का पता नहीं, छोड़ दो। 19 का होगा -1, इसका क्या होगा -5, 24 का क्या होगा +4, बी और सी का मालूम नहीं है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो आप कहोगे जो टोटल डेविएशन आ रहा है हमारे पास यहाँ से, जो नोन वैल्यूज़ हैं उनसे जो टोटल आपको डेविएशन मिलेगा वो 4 और 4 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, यानी -6 का डेविएशन मिलेगा। तो अगर हमें टोटल डेविएशन -6 का मिल रहा है नोन वैल्यूज़ से, तो जो अननोन वैल्यूज़ हैं जो कि हमारी है ए बी सी, इन तीनों को मिला के मुझे कितना डेविएशन मिलना चाहिए +6, तभी ये नेट डेविएशन इस इंटायर सेट ऑफ इंफॉर्मेशन का, ऑब्जर्वेशन का 0 हो पाएगा। तो ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ से निकाली। फिर हम यहाँ गए, अगर हम यहाँ गए तो हमने देखा कि जो वैल्यूज़ दी हुई हैं मुझे 9, 14, 16, बी, 23, सी, इनका एवरेज आपको दिया हुआ है 18 अगर एवरेज है तो आपको ये मिलेगा -9, ये वैल्यू आपको मिलेगी -4, ये वैल्यू आपको मिलेगी -2, ये वैल्यू आपको मिल जाएगी +5, और बी और सी के बारे में पता नहीं है। तो आप जब इनको ध्यान से देखोगे तो आप कहोगे कि देखो बी और सी कंबाइंड हमें कितना डेविएशन दें, ये ज़रा समझते हैं यहाँ से। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं उसको, देखिए 9 and 4 13 and 2 15 एंड +5, यानी ये -10 मुझे दे रहा है जो नोन वैल्यूज़ हैं। तो नोन वैल्यूज़ अगर मुझे -10 का डेविएशन दे रही हैं तो बी और सी मिला के कितना डेविएशन देंगी +10 का डेविएशन देंगी। देखो +10 का डेविएशन का मतलब ये होता है कि बी और सी की जो कंबाइंड वैल्यू है, वो जो एवरेज वैल्यू है, जो बी और सी का एवरेज होगा, आप ऐसे समझो वो 18 से ज़्यादा होगा, तभी हमें पॉजिटिव डेविएशन मिलेगा, वरना हमें पॉजिटिव डेविएशन मिलता ही नहीं। तो अब देखिए, अब जो बी और सी का हमें जो +10 डेविएशन यहाँ मिल रहा है, अब हम इसको इस केस में लेके आते हैं। इस केस में अगर आप इसको लेके आओगे तो आप कहोगे एवरेज 20 है। तो देखिए 18 के रेस्पेक्ट में अगर डेविएशन +10 था तो 20 के रेस्पेक्ट में जो डेविएशन होगा वो अभी कम आएगा, पॉजिटिव में 2 कम हो जाएगा। इसको ऐसे समझेंगे, देखिए कि अगर एक वैल्यू 18 है और बी और सी इससे बड़ी वैल्यूज़ हैं, तो बी और सी अगर इससे बड़ी वैल्यूज़ हैं तो इन्होंने कंबाइंड मुझे डेविएशन दिया +10 का, बी और सी ने मिला के। अब अगर हम इनको 20 के रेस्पेक्ट में कंपेयर करेंगे, इस सेट में लेके आते हैं, 20 के रेस्पेक्ट में कंपेयर करेंगे तो पहले जो डिस्टेंस थी वो ज़्यादा थी 18 के रेस्पेक्ट में, लेकिन अभी 20 और करीब होगा इनके, क्योंकि ये टोटल डेविएशन +10 का है। ध्यान से देखिएगा 20 करीब आया तो देखो पर हेड जो चेंज आएगा वो 2 का आया चेंज, 2 वैल्यूज़ हैं बी और सी, तो 4 इसमें कम हो जाएगा, यानी 20 के रेस्पेक्ट में जो इनका डेविएशन बनने वाला है सर, वो आपका +4 कम होकर +6 बनने वाला है। अब जरा ध्यान से देखो, हमें टोटल डेविएशन कितना चाहिए था ए बी सी को मिला के +6 चाहिए था, लेकिन वो +6 डेविएशन 20 के रेस्पेक्ट में तो मुझे बी और सी ने ही दे दिया। तो बी और सी ने अगर +6 मुझे दे दिया तो मुझे ए से कितना डेविएशन चाहिए फिर 0 डेविएशन का मतलब है कि एवरेज के बराबर, उस सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन के एवरेज के बराबर। तो ए की वैल्यू कितनी होनी चाहिए एवरेज के बराबर, यानी वो वैल्यू होगी 20। तो देखिए एक चीज़ यहाँ हम समझेंगे कि अगर हम इसको पूरा कैलकुलेट करने बैठते जो ट्रेडिशनल तरीका है उससे, तो आपको ये पूरा 20 × 7 जो भी 7 वैल्यूज़ हैं 1 2 3 4 5 6 7 लिखना पड़ता, फिर यहाँ आप एक इक्वेशन बनाते, फिर आप सॉल्व करते, तो उसमें थोड़ी बड़ी बड़ी वैल्यूज़ आने की गुंजाइश होती है। और कई बार डेटा सेट और बड़े होते हैं, जो ऑब्जर्वेशन आपको दिए जाएंगे वो हो सकता है बड़े बड़े नंबर्स हों, तो वहाँ पर ये जो अप्रोच होती है ना आपकी डेविएशन की अप्रोच, के डेविएशन को 0 बनाना है, वो बहुत काम आता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा डेविएशन को अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। डेविएशन को अगर अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग क्विकर होगी। केवल यहाँ पर नहीं, बहुत सारी जगहों पर डेविएशन आपको बहुत मदद करता है, पर थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बेहतर बनानी पड़ेगी, डेविएशन को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, आपको कभी दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से क्वेश्चन निकालोगे। यहाँ पर देखिए एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको और दूंगा कि देखिए ए की वैल्यू तो निकाली जा सकती है, लेकिन हम बी और सी की इंडिविजुअल वैल्यूज नहीं निकाल सकते हैं। हमें ये मालूम है कि बी और सी कंबाइंड +10 ज़्यादा है एवरेज से, इस एवरेज से। तो देखो यहाँ पर आप ये कह सकते हो भाई कि अगर ये कंबाइंड +10 ज़्यादा है तो पर हेड अगर निकालोगे तो +5 ज़्यादा होगा, यानी बी और सी का जो एवरेज वैल्यू आएगा वो आएगा 23। हम बी और सी का एवरेज निकाल सकते हैं, लेकिन हम बी और सी की इंडिविजुअल वैल्यूज़ नहीं निकाल सकते हैं। तो अगर यही क्वेश्चन होता कि आप बी और सी की अलग अलग वैल्यूज़ बता दो, तो आप कहते कैन नॉट बी डिटरमिन्ड होता, लेकिन यहाँ केवल ए की वैल्यू पूछ रहा था, वो हम बिल्कुल बता सकते हैं। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा आपकी, यहाँ पर हो सकता है वो क्वेश्चन में कोई और इन्फॉर्मेशन आपको दे दें, जैसे वो B-C प्रोवाइड कर सकते हैं आपको कि बी और सी में डिफरेंस, लेट से उन्होंने क्वेश्चन में दे दिया कि बी और सी का जो डिफरेंस है वो आपका उन्होंने दे दिया कि 3 का है। अगर उन्होंने ये आपको प्रोवाइड कर दिया कि बी और सी का डिफरेंस 3 का है, तो फिर आप निकाल सकते हो कि भाई मैं कहूँगा कि बी
और सी का जो एवरेज होना है वो 23 होना है, और उनका डिफरेंस जो है वो 3 का हमें रखना है। तो आप अब इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं बचेगा, आप बी और सी की इंडिविजुअल वैल्यूज को आराम से निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर बी प्लस सी आपका 46 के बराबर हुआ। तो अगर आप बी की वैल्यू निकालने जाओगे तो वो आपकी 49/2 आ गई, 24.5 आ गई, और सी की जो वैल्यू है वो फिर आपकी 21.5 आ गई। तो इस तरह से तब हम बी और सी की इंडिविजुअल वैल्यूज निकाल पाएंगे। तो वो लॉजिक आप ध्यान रखिएगा कि बिल्कुल हमें अगर 3 वेरिएबल्स को इंडिविजुअली सॉल्व करना है, सबकी अलग अलग वैल्यूज निकालनी है, तो हमें 3 इक्वेशन चाहिए। लेकिन हमें अगर केवल एक ही वेरिएबल की इक्वेशन निकालनी है तो ये पॉसिबिलिटी बन सकती है कि वो वैल्यू निकल जाए विद द गिवन सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आपका 20 है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक फ्रूट सेलर है जो सेल करता है बिग, मीडियम, स्मॉल साइज्ड एप्पल फॉर ₹15, $10 and ₹5 respectively. The total number of apples sold were in this ratio 3:5. Find the average cost of an apple. तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपका आंसर सीधे निकल आ जाएगा कि आंसर आपका होगा 9। ठीक है, पहले तो चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि आंसर 10 नहीं होगा, ये मैं समझाता हूँ क्यों नहीं होगा, फिर मैं आपको बताता हूँ 9 क्विकली कैसे निकाल सकते हैं। देखिए, एक तरीका तो सिंपल है कि इस क्वेश्चन में ना आप वेटेड एवरेज के एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करो, बट वेटेड एवरेज का इस्तेमाल करना है तो वो भी मुश्किल नहीं है, आसानी से होगा। कैसे आप करोगे? वेटेड एवरेज का एक्सप्रेशन ऐसे जाएगा सर कि ये आपकी वैल्यू है प्राइस की, ये आपका रेशियो है। तो आपका जो वेटेड एवरेज का एक्सप्रेशन होता है AWT, वो कहता है कि जो एवरेज की करेक्टरिस्टिक है A1 उसको मल्टीप्लाई कर दो उसके करेस्पॉन्डिंग वेट से W1 से। तो ये आपका हो गया 45 + 20 + 25 डिवाइडेड बाई 3 × 5 × 5 10। तो ये वैल्यू आपकी कितनी आ गई? 70 × 2 90/10 = 9। पर देखिए, मेरा पर्पज़ आपको ये पढ़ाने का नहीं है, क्योंकि ये तो आप ऑन एनी डे कर सकते हो। मुझे आपको कुछ ऐसा बताना है जो आपको थोड़ा सा क्विक बनाए। इस क्वेश्चन में तो कैलकुलेशन बहुत आसान थी, ऐसे भी करके आसानी से आ जाता, लेकिन मैं आपको कुछ ऐसा बताना चाहता हूँ जिससे थोड़ा सा ऑप्शन एलिमिनेशन आप समझ पाओ, जिससे आप थोड़ा बेहतर तरीके से क्वेश्चंस में रिएक्ट कर पाओ, इवन इफ वैल्यूज़ आसान ना दी गई हों तो भी। तो उसको थोड़ा समझते हैं। जरा ध्यान से देखना, मैं एक ऐसे रैंडम आपसे अगर एक बात करूँ कि अगर ये रेशियो, देखिए यहाँ पर जो 3 नंबर दिए हैं वो ध्यान से देखना कैसे दिए हुए हैं, 15, 10 और 5। तो मैं कहूँगा ये मिडिल नंबर से इक्विडिस्टेंट हैं। ये आपकी वैल्यू कितनी है? -5 + 5, और ये वैल्यू आपकी कितनी है? -5। अब ध्यान से देखना, अगर मैं चाहूँ इस 10 को अपना एवरेज बनाना, आपको पता है मैं कैसे बना सकता हूँ? ध्यान से देखना, अगर मैं इनको इस रेशियो में ले लूँ x/x, हमेशा जो एवरेज आएगा ना वो 10 आएगा, हमेशा। क्यों? देखना, 10 के रेस्पेक्ट में ये वैल्यू +5 है और ये वैल्यू -5 है। जब भी ये वैल्यू +5 है और ये वैल्यू -5 है, अगर मैंने इनके करस्पॉन्डिंग रेशियो कंपोनेंट को सेम लिया तो ये नेट डेविएशन हमेशा इसके रेस्पेक्ट में 0 देंगे कि नहीं देंगे? हमेशा 0 देंगे। और हमेशा एवरेज क्या आ जाएगा? y। इस केस में अगर ये कंपोनेंट बराबर हैं और इनके जो बीच की दूरी है, ये वैल्यू जो है ना आपकी यहाँ पर, ये वैल्यू अगर आपकी इक्वल है, ये डिस्टेंस इक्वल है कैरेक्टरिस्टिक की, और इस रेशियो में आपने इनको मिलाया, तो एवरेज हमेशा बीच की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाएगा। +5 x एलिमेंट -5 x एलिमेंट हमेशा कैंसिल होगा, बीच में आएगा। यानी यहाँ पर अगर केस ऐसा होता 3:2:3, राइट, तो हमें पता था एवरेज 10 होता, लेकिन 3:2:3 वाला केस नहीं है। ये वैल्यू आप कह रहे हो कि 2 कंपोनेंट ज़्यादा है। 2 कंपोनेंट ज़्यादा होने से आप देखना जो -5 वाला एलिमेंट है वो क्या करेगा? -10 नेट डेविएशन दे देगा। ध्यान से देखना, अगर ये 3 होता 0 डेविएशन होता, 10 एवरेज हो जाता, लेकिन चूंकि ये 2 पार्ट्स ज़्यादा है, ये 5 पार्ट्स है, तो आपको पता है एवरेज क्या होगा? एवरेज सिंपली और कम हो जाएगा, क्योंकि -10 डेविएशन आ जाएगा। और -10 डेविएशन को आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे कितने एलिमेंट्स में? 10 एलिमेंट्स में। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? आपका एवरेज 1 से डिक्रीज हो जाएगा, आंसर 9 आ गया। मैं आपको इस तरीके से इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि कई बार आंसर बहुत एब्सर्ड हो सकते हैं, इवन आंसर में आपको 11 भी दिया हो सकता है। आप क्वेश्चन पढ़ते ही आइडिया लगा चुके हो कि भाई ये वाला कंपोनेंट ज़्यादा है, तो आपका एवरेज मिडिल में ना होके इसकी तरफ खिसक जाएगा। ठीक है, 3:2:3 होता तो बिल्कुल मिडिल में रहता, लेकिन अब तो इधर खिसकेगा, क्योंकि ये पोर्शन ज़्यादा हो गया, इधर खिसकेगा, यानी 10 से थोड़ा कम होगा। 10 से कम होगा तो अगर 11 होता तो रिजेक्ट हो गया होता, 10 भी अपने आप रिजेक्ट हो चुका है, राइट। और फिर अगर आपको कैलकुलेट भी करना है तो इतनी बड़ी कैलकुलेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा देख सकते हो कि -5 × 2 -10 का डिविजन बना,
2 3 2 5 5 10 एलिमेंट्स से -1 ईच, यानी 1 से कम हो गया। आसानी से क्वेश्चन लगेंगे। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन करते हैं। बट ये स्ट्रक्चर आप ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में स्ट्रक्चर का इस्तेमाल होता है और आप सोचते रह जाते हो कि एवरेज क्या होगा। एवरेज क्या होगा, इसी वैल्यू को जो करस्पॉन्ड कर रहा होगा वो एवरेज होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कह रहा है कि 3 साइंस क्लासेस A, B and C टेक ए लाइफ साइंस टेस्ट। द एवरेज स्कोर ऑफ क्लास A इज 83, द एवरेज स्कोर ऑफ क्लास B इज 76, द एवरेज स्कोर ऑफ क्लास C इज 85। तो आपको बताना क्या है कि अब ये कह रहे हैं कि आपको अल्टीमेटली ABC क्लास का एवरेज बताना है। तो आपको पता है कि भाई अगर मुझे A का एवरेज पता है, B का एवरेज पता है, C का एवरेज पता है और मुझे क्लास ABC का कंबाइंड एवरेज बताना है, तो भाई मुझे रेशियो पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने कितने हैं। रेशियो, तो वो रेशियो डायरेक्ट नहीं दिया इन्होंने बट दूसरे तरीके से दिया है कि एवरेज स्कोर क्लास A और क्लास B का 79 है, एवरेज स्कोर क्लास B और क्लास C का कंबाइंड दिया गया है 81। इसके थ्रू हमें कहीं ना कहीं ABC का रेशियो निकालना है। तो पहले हम रेशियो ही निकालते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर कैसे निकलेगा। आप जरा ध्यान से देखना पहले तो कि अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 83 जो कि क्लास A है आपका, यहाँ पर मैं लिखने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना, आपका क्लास B जो कि 76 है, और फिर मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ क्लास C जो आपका 85 है। इन दोनों का जो एवरेज है वो आपको 79 दिया हुआ है, इन दोनों का जो एवरेज है वो आपको दिया हुआ है 81। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि दो दो एलिमेंट पे एलिगेशन यूज़ करेंगे। एलिगेशन मैंने आपको अभी खैर बताया नहीं, बट बेसिक एलिगेशन मुझे उम्मीद है आपको पता होगा, क्रॉस एलिगेशन। तो यहाँ पर ये वैल्यू निकली, देखिए क्रॉस एलिगेशन करके ये 3 आ गया, इसको आपने क्रॉस किया तो ये 4 आ गया। फिर देखना इसको जब हमने सब्ट्रैक्ट किया, जब हम इधर एलिगेशन लगाने जा रहे हैं तो इसको जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो ये भी 4 ही आ रहा है, तो इसलिए मैं इसको 4 ही लिखा रहने दे रहा हूँ। और ये 76 और 81 का कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। आप ध्यान से देखना, आप चूँकि दोनों 4 आए थे, ये कंबाइंड हो गया, तो ABC में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं जिन्होंने टेस्ट लिया है वो 345 का रेशियो है, 345 का रेशियो है। अब देखिए कैसे अब हम आगे बढ़ें इसमें आगे बढ़ने का देखिए सबसे आसान तरीका अब क्या है कि अब मुझे एवरेज की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो ध्यान से देखो यहाँ पर कि जो दिया हुआ है अभी तक टोटल वैल्यू 83, 76, 85, हम ऑप्शन को अगर ध्यान से देखें तो ऑप्शन में सारी जो वैल्यूज़ हैं वो 80 के ऊपर दी हुई हैं, 80 प्लस। तो मैं अब क्या करने जा रहा हूँ, मैं थोड़ा सा 80 को अपना एवरेज मानने जा रहा हूँ। बाद में हम जहाँ भी करेक्ट करना होगा वहाँ हम करेक्ट करेंगे, बट हम अभी 80 को अपना एवरेज मान रहे हैं। 80 नहीं होगा तो 80 प्लस होगा, डेविएशन से हम करेक्ट कर लेंगे। मैं अभी वेटेड एवरेज का एक्सप्रेशन नहीं यूज़ करने जा रहा हूँ। तो आप कहोगे अगर मैंने अपना एवरेज 80 माना तो 80 मानने के बाद ये मुझे हर एक एलिमेंट कितना देगा डेविएशन, +3 का। 3 एलिमेंट्स है तो मुझे नेट डेविएशन मिलेगा +9 का, +9 लिखा। 76 के पास गया, 76 80 के रिस्पेक्ट में 4 लेस है, यानी हर एक एलिमेंट -4 डेविएशन देगा। 4 एलिमेंट हैं तो आप लिखोगे -16 डेविएशन हो गया, -4 ईच। 85 5 प्लस है, 5 एलिमेंट है, आपको +25 डेविएशन मिलेगा। अब इन सबको जरा कंबाइन करके आप देखो कि आपको नेट डेविएशन क्या मिल रहा है। तो आप कहोगे मुझे जो नेट डेविएशन मिल रहा है यहाँ से +9 और यहाँ से +9, यानी मुझे नेट डेविएशन मिल रहा है +18 का। तो आपने एवरेज को 80 माना था लेकिन आपको नेट डेविएशन मिला +18 का। यहाँ लिखो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, 12 एलिमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 5 4 9 एंड 2 9 एंड 3 12। तो ये 12/18/12 आपका होता है 1.5, 80 इंटू +1.5 आपकी वैल्यू कितनी आ गई, 81.5, जो आपका कहीं ना कहीं करेक्ट आंसर हो गया। बिना किसी प्रॉब्लम के आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये छोटी छोटी चीज़ें समझ में आ रही होंगी और आपको इतनी ज़्यादा तकलीफ नहीं हो रही होगी। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि द एवरेज एज ऑफ 45 पर्सन्स इज डिक्रीज्ड बाई 1/9 ईयर when one of them of 60 years is replaced by a newcomer, then the age of the newcomer is। तो देखिए कह रहे हैं कि there are 45 persons, 45 लोग हैं, उनका एवरेज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है 1/9 ईयर से। जब एक 60 साल का पर्सन उसको रिप्लेस कर रहे हैं एक न्यूकमर से। देखिए रिप्लेसमेंट के केस में पहली चीज़ तो आपको ये समझनी है कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम रहते हैं, एक गया और एक आया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं बदलते हैं। हमें बस ये देखना होता है कि वो जो ट्रांजैक्शन है रिप्लेसमेंट वाला,
कोई जा रहा है कोई आ रहा है, उस ट्रांजैक्शन से पूरे ग्रुप में नेट सरप्लस हो रहा है, मतलब वैल्यूज़ में नेट बढ़ोतरी हो रही है या नेट घट जाएगी, वो वैल्यू डेफिसिट आएगा। अब देखो आप कह रहे हो 60 साल वाला जब गया, एक न्यूकमर आया, तो जो एवरेज है ना वो डिक्रीज कर गया। डिक्रीज करने का सिंपल सा मतलब होता है कि पूरे ग्रुप में ना एक डेफिसिट क्रिएट होना चाहिए। डेफिसिट कैसे क्रिएट होगा कि भैया जो गया है ना वो ज़्यादा लेके चला जाए और जो आया है वो कम लेके आए। जो गया वो ज़्यादा लेके चला गया, जो आया वो कम लेके आया, तो इससे क्या होगा, एक नेगेटिव और डेफिसिट क्रिएट हो जाएगा, कमी हो जाएगी ग्रुप में, ओवरऑल वैल्यू में एवरेज गिर जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में जो पहला आपका रिएक्शन एक्सपेक्टेड है वो इमीडिएटली ये सोचना कि भाई 60 से कम होगा जो नया बंदा है उसकी एज। ऑल्दो इससे हमें ऑप्शन में कोई मदद नहीं मिल रही, यहाँ पर सारे ऑप्शन जो है 60 से लेस हैं, फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये सोचना ज़रूरी है। कई बार ऐसे ऑप्शंस होंगे जिनसे हम इनको इस लॉजिक से रिजेक्ट भी कर पाएंगे। तो पहली चीज़ तो पता होनी चाहिए कि जो आया वो कम लेके आया है, तभी ऐसा होगा। अगर ये बढ़ रहा होता तो मतलब जो आया होता वो ज़्यादा लेके आता। ठीक है, अब पता हमें ये लगाना है कि जो न्यूकमर है उसकी एज क्या है। ठीक है, अब जरा मैं थोड़ी देर के लिए आपको समझाता हूँ कि इस प्रोसेस में जब हम कह रहे हैं कि एवरेज 1/9 ईयर्स से कम हुआ तो क्या हुआ। आप जरा ध्यान से देखना, 60 वाला गया, 60 वाले के जाने से 1/9 कम हुआ। आप जरा ध्यान से देखना अब कि एक ग्रुप है जिसका एवरेज कुछ भी है, लेट्स से मैंने कहा कि x है, किसी भी ग्रुप का अगर एवरेज x है और एक नए बंदे के आने से और एक के जाने से एवरेज में 1/9 ईयर की कमी आती है, तो नेट डेफिसिट जो ग्रुप में क्रिएट होना चाहिए वो 45 मेंबर्स के करस्पॉन्डिंग इनटू 1/9 ईयर्स का डेफिसिट क्रिएट होना चाहिए। इसका मतलब जो नया बंदा आ रहा है वो इतना कम एज ईयर्स में कम लेके आए विद रिस्पेक्ट टू दिस 60, तब आपका पूरा ग्रुप का जो एवरेज होगा 1/9 ईयर से कम हो जाएगा। ये वैल्यू आपको साफ साफ दिख रही है कितनी है, 5 ईयर्स। इसका मतलब जो नया वाला बंदा आ रहा है वो इससे 5 ईयर्स कम लेके आए, इसका मतलब वो कितना लेके आए, 55 ईयर्स। आप अगली क्वेश्चन कभी भी मिले रिप्लेसमेंट वाले, जहाँ पर इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स का रिप्लेसमेंट हो रहा है, टोटल नंबर चेंज नहीं हो रहे हैं, उस केस में आपको बस यही लॉजिक लगाना है कि 45 मेंबर्स हैं तो कितना टोटल डेफिसिट, कितना टोटल सरप्लस, बढ़ने घटने के हिसाब से, और आसानी से आपके आंसर्स निकलेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि आउट ऑफ 10 टीचर्स ऑफ ए स्कूल 1 टीचर रिटायर्स, इन प्लेस ऑफ हिम ए न्यू टीचर ऑफ 25 ईयर ओल्ड ज्वाइंस। एज ए रिजल्ट ऑफ इट एवरेज एज ऑफ द टीचर्स रिड्यूसेस बाई 3 ईयर्स। एज ऑफ द रिटायर टीचर इज। पहली चीज़ देखो, किसी के जाने से अगर एवरेज कम हुआ, एक गया और एक आया, एवरेज कम हुआ, सिंपल सी स्टोरी है कि एवरेज कम तभी होगा जब ग्रुप में डेफिसिट होगा, ग्रुप में डेफिसिट तभी होगा जब जो आ रहा है वो जाने वाले से कम लेके आए। तो सिंपली हमें ये पता है कि भाई जो 25 साल वाला आया वो कम लेके आया है। अब सवाल है कितना डेफिसिट क्रिएट होना चाहिए। 10 टीचर्स हैं, आप चाहते हो कि एवरेज 3 ईयर से ड्रॉप हो जाए, तो टोटल जो डेफिसिट आप चाह रहे हो ना, वो चाह रहे हो कि -30 ईयर्स का डेफिसिट क्रिएट हो टोटल, -10 × 3। इसका मतलब आप कह रहे हो कि जो आ रहा है वो जाने वाले से 30 ईयर्स कम लेके आए। अब जो आया है उसका एज कितना है, 25 ईयर्स का है। अगर वो 30 ईयर्स कम है जाने वाले से, तो भाई जाने वाले की जो एज होगी वो कितनी होगी, 65 ईयर्स होगी। अब देखो इस तरह के क्वेश्चंस आप ओरली कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, बड़ी आसानी से आप ओरली इनको कैलकुलेट कर सकते हो। ये रिप्लेसमेंट का केस है, ध्यान रखना। रिप्लेसमेंट मतलब मैं बात कर रहा हूँ इक्वल एक्सचेंज, एक गया एक आया, तो नेट सरप्लस नेट डेफिसिट आप आसानी से निकाल पाओगे कि कितना ड्रॉप है या कितना इंक्रीज है, मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स, उतना मुझे सरप्लस या डेफिसिट चाहिए होगा। आसानी से मेरा आंसर निकल आएगा, जैसे यहाँ 65 बहुत आसानी से निकल आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि द एवरेज एज ऑफ 11 प्लेयर्स ऑफ ए क्रिकेट टीम इज इंक्रीज्ड बाई 2 months when 2 of them age 18 years and 20 years are replaced by 2 new player। रिप्लेसमेंट हो रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं बदलेंगे, लेकिन यहाँ रिप्लेसमेंट 2 का हो रहा है, कोई परेशानी नहीं है। आपको बताना है कि जो नए प्लेयर्स हैं उनका एवरेज एज क्या है। अब देखिए ये क्वेश्चन में आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। पहली बात तो आप ये देखो जरा ध्यान से, ये 2 लोग गए, जब ये 2 लोग गए तो ये कितना लेके जा रहे हैं सर, ये लेके जा रहे हैं आपका टोटल 38।
लेकिन मुझे अगर 2 मंथ्स से एवरेज को बढ़ाना है तो जो नेट ट्रांजैक्शन होना चाहिए तो जा रहे हैं, आपको ये आ रहा है, ये आने वाला है। तो मुझे क्या चाहिए सर यहाँ पर, अगर मुझे एवरेज 2 मंथ से बढ़ाना है तो मुझे +22 मंथ्स का सरप्लस चाहिए। +22 मंथ्स का अगर मुझे सरप्लस चाहिए, जो 2 लोग आ रहे हैं उनसे, तो आपको पता है उनके पास कितना होना चाहिए। जाने वाला 38 लेके जा रहा था, पर ये आने वाले मेरे पास जो आ रहे हैं ये 38 ईयर्स +22 मंथ्स के साथ आने चाहिए, तभी मेरे जो कंप्लीट एवरेज है ना नेट इस प्रोसेस में, वो 2 मंथ से बढ़ेगा। अब अगर मुझे इन दोनों एलिमेंट का एवरेज चाहिए, दोनों प्लेयर्स का एवरेज चाहिए, तो मैं क्या करूँगा भाई, इस टोटल को मैं 2 से डिवाइड करूँगा। मुझे साफ साफ दिख रहा है क्या, 19 ईयर्स 11 मंथ्स, सी ऑप्शन, और सी ऑप्शन ही इसका करेक्ट होगा। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं, बहुत आसानी से इसका आंसर निकल आएगा। ठीक है, तो आप अगर लॉजिक को बिल्ड करोगे तो क्वेश्चन में आपको कहते हैं ना, जो मैथमेटिकल फार्मूला होता है एवरेजेस का, वो आपको इस्तेमाल ही नहीं करना पड़ेगा, आप प्योरली लॉजिक से क्वेश्चन करोगे। आज मैं बहुत बेसिक क्वेश्चंस पिक कर रहा हूँ, कल वाले लेसन में थोड़ा और अच्छे क्वेश्चंस होंगे, बट मेरा फोकस ये है कि आपको मैं कम से कम एवरेज के फॉर्मूले को रिप्लेस करके ये चीज़ें दिखा पाऊँ, है ना। क्योंकि जो अगला टॉपिक आएगा जिसमें हम एलिगेशन की बात करेंगे, जो एवरेज के आगे की सीढ़ी है, यहाँ जितनी बेहतर अंडरस्टैंडिंग आपकी होगी, वो टॉपिक मैं आपका आगे उतनी ही आसान बना दूंगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है कि एवरेज वेट ऑफ ए ग्रुप ऑफ 20 बॉयज was calculated to be 89.4 kg and it was later discovered that one weight was misread as 78 kg instead of 87 kg, राइट। तो बताना है कि जो करेक्ट वेट है वो क्या होगा। तो देखिए इसमें बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, मैं आपको इस केस को पहले अच्छे से समझाऊंगा कि यहाँ क्या हो रहा है, मिसरीडिंग वाले क्वेश्चन क्या होते हैं, कैसे इनको समझना है, और फिर ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएंगे। देखिए पहली बात तो ये जो केस है, ये कह रहे हैं कि भाई 78 kg जो था ना, ये पढ़ लिया गया, मतलब ये रॉन्गली पढ़ लिया गया। एक्चुअल में 87 जो है करेक्ट वैल्यू थी। तो ये कह रहे हैं कि जब इसको 78 रॉन्ग पढ़ा गया तो जो एवरेज आया वो आपका 89.4 kg आया। आपको बताना क्या है कि भाई जब इसको अगर करेक्ट पढ़ा गया होता 87 kg, तो वो जो करेक्ट एवरेज होता वो क्या होता। ठीक है, तो यहाँ पर एवरेज वेट लिखा हुआ है, यहाँ पर भी आपका द करेक्ट एवरेज वेट होना चाहिए कि इसको जो पढ़ा गया तो आपका करेक्ट एवरेज वेट क्या होता अगर इसको करेक्ट पढ़ा गया होता। तो यहाँ पर आप एवरेज वर्ड यूज़ कर लीजिए, करेक्ट एवरेज वेट इज़। अब जरा ध्यान से देखना, इस केस को मैं आपको ऐसे समझाता हूँ कि भाई मुझे करना क्या है। अगर मुझे इसको करेक्ट करना है, इस कैलकुलेशन को, तो मुझे इसको भगाना है और इसको लाना है। तो ये तो वही हो गया ना, एक जा रहा है और एक आ रहा है। मतलब अगर मैं 78 को कहूँ तुम जाओ और 87 से कहूँ तुम आ जाओ, तो क्या होगा, कैलकुलेशन करेक्ट हो जाएगी। यही तो करना है। तो ये प्रोसेस वही हो गया भाई। ऐसे को समझ लो कि ये क्लास है, उसमें एवरेज जो है 89.4 है, 78 वाले को बोल रहे हैं तू जा, 87 वाले को बोल रहे हैं तू आ जा। इस प्रोसेस में जो भी चेंज होगा एवरेज में वही होगा। आप जरा ध्यान से देखना, इसको अगर हम करेक्ट करेंगे, आप यही सोचते कि भाई 87 को लाना है, 78 को भगाना है, सरप्लस बनेगा, एवरेज बढ़ेगा, एवरेज इससे ज़्यादा होगा 89.4 से। आपको पता है इससे 2 ऑप्शन जो है ना तुरंत ही रिजेक्ट हो गए होते। ये 2 ऑप्शन तुरंत ही रिजेक्ट हो गए होते। आपको बिल्कुल सोचना ही नहीं था कि ये दोनों ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं, नहीं हो सकते। ठीक है, पहली चीज़, क्योंकि जो वैल्यू आ रही है वो सरप्लस लेके आ रही है। सरप्लस लेके आ रही है तो एवरेज को बढ़ाएगी, एवरेज बढ़ाएगी तो 89.25, 88.95 जो कि कम है, नहीं हो सकते। अब जरा देखना इस प्रोसेस में कितना सरप्लस बनेगा आपका। आप कहोगे +9 का। +9 के सरप्लस को आपको रीडिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा किसमें, 20 लोगों में। और अगर आपने 20 लोगों में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया तो आपको 0.45 और डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा एक्स्ट्रा। तो एवरेज +0.45 से बढ़ जाएगा। 89.4 था, अब 89.85 हो जाएगा। बहुत आसान था। सही से अगर समझें कि इसको भगाना है, उसको लाना है, रिप्लेसमेंट केस है ये भी। तो मिसरीडिंग वाले क्वेश्चंस भी कुछ नहीं होते हैं, रिप्लेसमेंट केस होते हैं। तो आप बस ये देखो कि करेक्ट नंबर को लाने से कितना सरप्लस या डेफिसिट होगा, अकॉर्डिंगली आप एवरेज को करेक्ट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि एवरेज एज ऑफ ए फैमिली ऑफ 10 मेंबर्स इज 20 years। इफ द एज ऑफ यंगेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली इज 10 years, then the average age of the members of the family
just before the birth of the youngest member was approximately how much। देखिए इस क्वेश्चन में पहली बात तो ये है कि आपको ये समझना होता है कि जस्ट बिफोर बर्थ और एट द टाइम ऑफ बर्थ में क्या अंतर है, मतलब बर्थ के पहले और बर्थ के बाद में एवरेज में क्या चेंज आएगा। आप जरा ध्यान से देखो, कभी भी बात करते हैं कि जैसे एक फैमिली है, लेट से जैसे यहाँ पर बात करें कि एक फैमिली है उसमें 10 लोग हैं, तो अगर इसमें 10 लोग हैं तो इनका एवरेज कह रहा है कि ये भाई 20 ईयर्स है। तो अगर इनका एवरेज 20 ईयर्स आज की डेट में है, आप बताओ अगर मैं 10 साल पहले जाऊं, 10 साल पहले मतलब इसके बर्थ टाइम पर जाऊं, तो आप क्या कहोगे कि तब भी नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होंगे, 10 होंगे। और मान लेते हैं, लेट्स एज्यूम करते हैं कि जस्ट आफ्टर बर्थ की बात कर रहे हैं हम, तो सबका एवरेज क्या होगा, 10 से कम हो जाएगा। समझना इस चीज़ को भाई, मैं कह रहा हूँ कि आपकी एज और आपके एक फ्रेंड की एज, इन दोनों का एवरेज अगर 25 ईयर्स आज है तो 5 साल बाद दोनों का एवरेज क्या होगा, 30 ईयर्स होगा। अगर दोनों को 5 एक्स्ट्रा मिल रहा है तो एवरेज 5 से बढ़ेगा। लेट्स से किसी ग्रुप में 50 एलिमेंट्स हैं, लेट्स से आपके पूरे मोहल्ले में जितने भी लोग हैं उनकी जो एवरेज एज है वो 40 ईयर्स है, और मैं मानता हूं कि कोई आगे 10 सालों में कोई इस दुनिया को छोड़ के जाएगा नहीं, और मान लेता हूं कोई नया आ भी नहीं रहा है, ठीक है, बुरा मत मानना, समझाने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं, ठीक है, वरना आप सोच रहे हो कि हमारे बाल बच्चों को रोक रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है, ठीक है, बस ये समझाने के लिए कर रहा हूं कि कोई जा नहीं रहा है, खुशी मनाइए, और कोई आ भी नहीं रहा है, ठीक है। तो जितने भी एलिमेंट है, अगर मैं बात करूं कि आज अगर 40 ईयर्स एवरेज एज है तो 10 सालों के बाद एवरेज एज कितनी होगी, अगर सब में 10 जुड़ रहा है और कोई नया नहीं आ रहा है तो एवरेज क्या होगा, 10 से बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर मैं 10 साल पहले की बात करूं, मैं बोलूं 10 सालों में कोई नया नहीं आया है ना ही कोई गया है, तो एवरेज क्या होगा, 40 की जगह 10 साल पहले 30 रहा होगा। यही बात कर रहा हूं, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है, वही एलिमेंट्स हैं और सब में 10 की गिरावट आएगी तो एवरेज क्या होगा, 10। लेकिन ये क्या है, जस्ट आफ्टर बर्थ, जस्ट बिफोर बर्थ जानते हो केस क्या होगा, आप ध्यान से देखना इसमें, यहां से आप टोटल निकाल सकते हो कि टोटल होगा 100, लेकिन जब बिफोर बर्थ की बात करेंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, 9, क्योंकि जब ये चाइल्ड बॉर्न हुआ और हम इसको इंक्लूड कर रहे हैं तो उसकी एज क्या है, 0। लेकिन अगर हम इसको एक्सक्लूड करेंगे तो टोटल उतना ही रहेगा, जस्ट बिफोर बर्थ और जस्ट आफ्टर बर्थ टोटल सेम होता है, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स में चेंज आ जाता है, ठीक है। तो ये हो गया 9। अब आप जरा ध्यान से देखना कि अगर आप इसको डिवाइड करते हो 100/9 तो आपका एवरेज कितना हो गया, 11 1/9 ईयर्स, ठीक है। ये आपको कहीं ना कहीं अंडरस्टैंड करना है कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो इस तरह का एवरेज देंगे। यहाँ इसको आप डेविएशन से भी समझ सकते थे, आपके पास 10 एलिमेंट हैं, उन 10 एलिमेंट में उनका एवरेज आपने बोला 10 है, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि एक एलिमेंट को हटा दो जिसकी एज है 0, मैं जस्ट बिफोर बर्थ की बात कर रहा हूँ, तो जो चाइल्ड बॉर्न हुआ उसको हटा रहे हैं, जिसकी एज 0 है, अगर हटाओगे तो आप कहोगे भाई 0 वाला अगर एवरेज 10 लेके गया होता तो एवरेज में कोई चेंज नहीं आता, लेकिन वो 0 लेके गया, यानी वो अपना जो 10 था एवरेज के बराबर वाली वैल्यू तो ग्रुप में छोड़ गया, तो वो एवरेज को क्या करेगा, बढ़ा देगा +10/9 से, इसी को आप बोलते हो 1/9, यानी ये हो गया 11 1/9। आप दोनों तरीके से समझ सकते हो, चाहे टोटल वाले से या डेविएशन से, दोनों से ही आपका आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, बट एक क्लैरिटी लेना, बिफोर बर्थ एंड आफ्टर बर्थ, एक वो 0 वाला जो एलिमेंट होता है वो हटाने से एवरेज में चेंज आता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है कि आउट ऑफ 4 नंबर्स द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 इज 16 एंड दैट ऑफ लास्ट 3 इज 15। आपको ये भी दिया हुआ है कि लास्ट नंबर इसका 20 है, तो फर्स्ट नंबर क्या है। मैं पहले आपको ट्रेडिशनल तरीका बताऊंगा, फिर मैं आपको कुछ समझदारी वाला तरीका बताऊंगा इस क्वेश्चन को करने का, और मैं दिखाता हूं कि आपकी आंखों के सामने कैसी काली पट्टी है कि आप समझ नहीं पाते हो कि ये क्या है। देखो पहले 4 नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो पहले 4 नंबर में कह रहे हैं आउट ऑफ 4 नंबर्स एवरेज ऑफ फर्स्ट 3, तो ये नंबर ऐसा है A B C D, इन तीनों का जो एवरेज आपको दिया गया सर वो 16 दिया गया, तो इनका टोटल कितना होगा 48। फिर ये जो 3 है ना लास्ट 3, वो आपको दिया गया एवरेज कितना है, वो दिया हुआ है आपका 15। अब जरा ध्यान से देखना कि अगर मैं पहले 3 ये 15 दिया गया तो टोटल कितना होगा 45 होगा। अब देखो यहाँ से A-D की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालता हूँ तो A-D की वैल्यू आने वाली है 3। आप बोल रहे हो कि लास्ट नंबर आपका दिया हुआ है 20, तो इसको अगर आपने 20 रखा सर तो A की वैल्यू कितनी आ गई 23।
पता है आप इससे सवाल लगा लोगे पर इसमें आपको मज़ा नहीं आया, क्योंकि आपने मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस का यूज़ करके आंसर निकाल लिया। अब मैं इस सवाल में जान फूकने जा रहा हूँ, बिल्कुल इस सवाल को मैं लिवली बनाने जा रहा हूँ, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, मैं कहूँगा भाई 4 लोग हैं ABCD, आप ये करो कि इनका जो एवरेज है वो 16 है और इनका एवरेज है ये 15 है, तो मैं इसको ऐसे समझ सकता हूँ कि ABC में से अगर A को आपने भगा दिया और D को आप ले आए तो एवरेज 1 कम हो गया। मैं कहूँगा यार बड़े समझदार हो आप, बहुत अच्छी बात आपने करी कि 4 नंबर हैं, मतलब कह रहा हूँ ABC मेरे पास है, अगर मैं A को भगा दूं, जब ABC की बात कर रहे थे तो इनका एवरेज कितना था भाई 16 था, जब BCD की बात कर रहे हैं तो इनका एवरेज क्या है 15 है। मैं इसको ऐसे ही समझा रहा हूँ कि 4 लोग थे, A को भगा दिया, D को ले आए, एवरेज क्या हुआ 1 कम हो गया। एवरेज 1 कम कब होता है, जब 3 एलिमेंट होते हैं और एवरेज मुझे 1 से कम करना होता है, तो इसका मतलब होता है जो आ रहा है वो कितना लेके आ रहा है सर, वो 3 कम लेके आया है, तभी एवरेज कम होगा। इसका मतलब जो D की वैल्यू है वो A से 3 लेस है। अगर D की वैल्यू A से 3 लेस है, क्योंकि 3 एलिमेंट की बात हो रही है, एवरेज 1 से कम हो रहा है, तो D की वैल्यू अगर A से 3 लेस है तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर D 20 है 23। अब देखो ये तरीका क्या है, ये मज़ेदार तरीका है जिसमें आप चीज़ों को अच्छे से समझ के कर रहे हो। और ये तरीका क्या है, वही तरीका जो देश दुनिया करती हुई आ रही है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस। जब आप इस तरह से चीज़ों को सीखना शुरू करते हो ना, तो आप मेंटली सब कुछ सोचते हो, और जब आप मेंटली सब कुछ सोचते हो तो आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। ठीक है, क्योंकि मैं अब इसी सवाल को अगर चेंज करूँ ना आपके लिए, तब भी आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, आप बड़ी आसानी से इसको निकाल पाओगे। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स बढ़ा सकता हूँ, यहाँ तो आपकी कैलकुलेशन बढ़ेगी बट यहाँ नहीं बढ़ेगी। यहाँ आपको पता है कि भाई एक एलिमेंट भाग रहा है, एक एलिमेंट आ रहा है, उनका डिफरेंस निकल जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आप प्रॉपर प्रोसेस को अंडरस्टैंड करिए। अगर वो समझते हो तो पहली बात तो क्वेश्चंस करने में ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि आप समझते हो और आपकी डिपेंडेंसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पर नहीं रहती है। आप नए सवालों को भी आराम से ट्राई कर पाओगे। अगला सवाल देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि एक क्रिकेटर हुज बाउलिंग एवरेज इज 24.85 रन्स पर विकेट टेक्स 5 विकेट्स फॉर 52 रन्स इन नेक्स्ट इनिंग एंड देयर बाई डिक्रीजेज हिज एवरेज बाई 0.85। द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाई हिम टिल द लास्ट मैच वॉज। तो देखिए इस क्वेश्चन में पहली बात तो ये है, आपको क्या समझना है कि ये आपका जो रेट है ये पहले था, है ना, बॉलिंग रेट जो विकेट का है बॉलर का, वो 24.85 है रन्स पर विकेट। अब कह रहा है कि 5 विकेट्स लिए उसने 52 रन देखे, इसको अगर आप डिवाइड करोगे 52 रन्स को 5 विकेट से, आपको 10.4 मिलेगा। एवरेज कह रहा है कि डिक्रीज कर रहा है 0.85 से, यानी यहाँ जो एवरेज होगा वो आपका 24 होगा। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट और नॉट। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है वो आपकी 0.85 है, यहाँ पर ये वैल्यू अगर आप डिफरेंस निकालने जाते हो तो आपको मिलेगा 13.6। इनको डिवाइड करिए, अगर आप 17 से डिवाइड करोगे तो यहाँ 5 आएगा और यहाँ 80 आएगा। अब देखिए ये वाला जो 5 है ये करस्पॉन्ड कर रहा है आपका 5 विकेट्स को, है ना, तो ये वाला जो 80 है वो आपका करस्पॉन्ड करेगा 80 विकेट्स को। ठीक है, राइट। तो यहाँ पर टोटल वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 85 विकेट्स। लेकिन यहाँ देखिए टर्मिनोलॉजी में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है, वो मैं आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पर जब कहते हैं कि नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय हिम टिल द लास्ट मैच, अब देखिए लास्ट मैच को लेकर थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको ज़रूर हो सकता है। तो यहाँ पर एक्चुअली कन्फ्यूजन क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए जो मैच चल रहा है, जैसे मैं कह रहा हूँ कि जो मैच अभी खेला जा रहा है, मैं लास्ट मैच की बात करूँगा, लास्ट नाइट, मतलब जो रात अभी आपकी निकल गई वो आपकी लास्ट नाइट हुई, है ना। तो यहाँ पर देखिए ये क्लैरिटी इस तरह के क्वेश्चन में नहीं दी हुई है कि जिस मैच में अगली इनिंग की ये बात कर रहे हैं कि अगली इनिंग वाकई में वो पूरा मैच खत्म हो गया है या नहीं हो गया है। ठीक है, तो जो लास्ट का कनोटेशन है वो थोड़ा सा एम्बिगुअस कई बार हो जाता है कि हम पिछले मैच की बात कर रहे हैं, मतलब हमें 80 लेना है या फिर हमें 85 लेना है। ठीक है, कि हमें जो अगले इनिंग की बात कर रहा है उस नेक्स्ट इनिंग को इंक्लूड करके चलना है। तो देखिए यहाँ पर क्या है ना कि कन्फ्यूज़न को अवॉइड करके आप ये चीज़ समझ के चलो कि अगर इन्होंने कुछ भी मेंशन नहीं किया है तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ बनेंगे। आप मान सकते हो कि भाई मैच तो चल ही रहा है तो हम लास्ट मैच को पिछला वाला मैच कंसीडर करेंगे, या अगर वो मैच एंड हो गया है तो भाई उस मैच को भी इंक्लूड करेंगे, है ना। तो जब कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो डिपेंडिंग ऑन जो एग्ज़ाम्स की जो टर्मिनोलॉजी है उसके हिसाब से अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो वो ये कंसीडर करते हैं कि जो वो नेक्स्ट इनिंग की बात कर रहे हैं वो नेक्स्ट इनिंग वाला जो मैच है जो ख़त्म
हो चुका है, मतलब आपको ये मान के चलना है कि वो भी मैच खत्म हो चुका है। तो आपका लास्ट मैच इंक्लूडिंग दिस मैच हो जाएगा, फिर आपका 85 जो है आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि द मीन हाई टेम्परेचर ऑफ फर्स्ट 4 days ऑफ ए वीक इज 25 डिग्री सेंटीग्रेड, वेयर इज द मीन ऑफ लास्ट 4 days इज 25.5 डिग्री सेंटीग्रेड। इफ मीन ऑफ द होल वीक इज 25.2 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हमें बताना क्या है टेम्परेचर ऑफ द 4th डे क्या होगा। लेट्स अंडरस्टैंड दिस केस। ये कहना कि भाई जो डेज हैं आपके फर्स्ट 4, लेट्स से मंडे से हमने स्टार्ट किया, मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे आपका हो गया, फ्राइडे हो गया, सैटरडे हो गया, संडे हो गया, ठीक है। ये कह रहे हैं कि ये जो 4 दिन है ना, इनका जो एवरेज है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, और फिर जो लास्ट 4 days की देखो इन्होंने बात करी, तो इनका जो एवरेज दिया हुआ है आपको, वो आपको प्रोवाइड हुआ है कि ये 25.5 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब आपको बताना क्या है कि जो 4th डे है ना, इसका एवरेज क्या होगा। कई तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के, आप जरा ध्यान से अगर समझो तो देखो, जब भी हम बात करेंगे फर्स्ट 4 days की, तो देखो थर्सडे उसमें भी आ रहा है, लास्ट 4 days की बात करेंगे तो उसमें भी थर्सडे आ रहा है। तो अब जरा हम निकालते हैं फर्स्ट 4 days का सम, तो हो गया 100, लास्ट 4 days का सम हमने निकाला तो आपका हो गया 102। पर ये ध्यान रखना, इसमें मंडे से वेंसडे एक बार आया, फ्राइडे टू संडे एक बार आया, थर्सडे 2 बार आया। थर्सडे को हमने 2 बार काउंट किया, एक्स्ट्रा थर्सडे इसमें। ये इक्वल टू है, अगर मुझे वीक का टेम्परेचर पता है जो कि 25.2 है, तो मैं कहूँगा 25.2 × 7 करने जा रहा हूँ मैं। तो 175 + 1.4, ये हो गया 176.4, ठीक है। ये वैल्यू की, क्योंकि मैंने होल वीक का जो टेम्परेचर दिया है वो मैंने उठा के यहाँ पर लिख दिया। अब देखो, अगर इन दोनों को मुझे बराबर लिखना है, तो मुझे पता है यहाँ थर्सडे 2 बार है, थर्सडे यहाँ 2 बार है, तो मुझे एक थर्सडे यहाँ पर और ऐड करना पड़ेगा, तभी ये दोनों बराबर हो पाएंगे। ये तो मंडे टू संडे एक ही बार है, थर्सडे 2 बार नहीं आ रहा है इसमें, थर्सडे एक ही बार था, पूरे वीक का एवरेज था। तो थर्सडे हमने ऐड किया यहाँ से, तो आपको एवरेज मिल चुका है कि वो वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, लास्ट में 0.6 आने वाला। ये 202 गया ना, तो ये आप खुद ही देख लो, यहाँ पर 25.6 आ जाएगा। ये तो एक तरीका हुआ इस क्वेश्चन को करने का, लेकिन मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ फिर से, जो क्वेश्चन को ज़्यादा लिवली बना देगा, आपको समझने की ज़रूरत है। अब जरा ध्यान से मैं आपको समझाता हूँ कि दूसरा तरीका क्या हो सकता है। सर आप मुझे ये बताओ कि अगर कोई ग्रुप आपको मैंने दिया, जैसे मैंने कहा कि मंडे है, मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे, इस ग्रुप का जो एवरेज है ना वो आपका 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। और एक दूसरा ग्रुप भी मैंने आपको दिया जो है आपका थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, इसका एवरेज मैंने आपको दिया 25.5। 4 एलिमेंट यहाँ, 4 एलिमेंट यहाँ, मैं कहूँ इन दोनों को मिला दो। अगर आपने इन दोनों को कंबाइन कर दिया तो 4 एलिमेंट्स दोनों में, जब एलिमेंट्स बराबर होते हैं, एक ग्रुप में 4 हैं, दूसरे ग्रुप में भी 4 हैं, अगर आप उनको कंबाइन करते हो तो वो इक्विवेलेंट है 1:1 के, वो इक्विवेलेंट है सिंपल एवरेज के। तो जब भी नंबर ऑफ एलिमेंट 2 ग्रुप्स में बराबर है, उनको अगर आप कंबाइन करते हो तो उनके एवरेज की कैलकुलेशन सिंपल एवरेज की तरह निकाल सकते हो आप। तो इसका एवरेज 25 था, इसका एवरेज 25.5 था, इन दोनों को अगर हमने कंबाइंड किया तो जो एवरेज हो जाएगा वो 25.25 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, जब इनको कंबाइन किया। अब जरा कंपेयर करते हैं कि मंडे टू संडे जो एक वीक की बात कर रहे हैं हम, उसका एवरेज आपको दिया है 25.2 डिग्री सेंटीग्रेड। और जब हम इस कंबाइंड ग्रुप की बात कर रहे हैं जहां हमने 4 को कंबाइन किया, इसमें एक थर्सडे एक्स्ट्रा है। तो अब मैं कह रहा हूं कि अगर इस वाले ग्रुप में, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं थर्सडे को इंक्लूड कर दूं, इस वाले ग्रुप में थर्सडे को ले आऊं अब एक्स्ट्रा थर्सडे, तो एवरेज आपका किससे इंक्रीज कर जाएगा, प्लस 0.05 से। देखो जरा 25.2 तो पूरे वीक का था ही, थर्सडे के आने से 0.05 बढ़ गया। एक एलिमेंट के आने से एवरेज अगर 0.05 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ रहा है तो उसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो कि नहीं, बिल्कुल निकाल सकते हो। इस एलिमेंट को पहले तो 25.2 के बराबर वैल्यू चाहिए। अगर ये 25.2 लेके आया होता तो पूरे ग्रुप का एवरेज कितना रहता, एक्स्ट्रा थर्सडे आने के बाद भी 25.2 ही रहता। लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं टोटल, 8, और मुझे हर एक का एवरेज किससे बढ़ाना है, 0.05 से, यानी एवरेज किससे बढ़ जाएगा, 0.4 से। देखो 25.6 आ गया। तो ये एक अल्टरनेट सोच भी अपने अंदर पैदा करिए। जब ये जनरेशन होगा, आपके क्वेश्चंस ओरली होना शुरू हो जाएंगे। इस क्वेश्चन को पढ़ के इस एंट्री वाले मेथड से बहुत आसानी से हो सकता है। इवन एलिमेंट आपके यहाँ पर 7 हैं, अगर 17 एलिमेंट भी होते, 71 एलिमेंट भी होते, तो भी इसी क्विक तरीके से आप आसानी से निकाल सकते थे। लेकिन इस तरीके में आपका जो नेचुरल तरीका था
जो आपका तरीका था जिसमें आप मल्टीप्लाई कर रहे थे उसमें आपकी कैलकुलेशन बहुत बढ़ जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि एवरेज वेट ऑफ 3 men A, B, C is 84 kg. Another man D joins the group and average now becomes 80 kg. If another man E whose weight is 3 kg more than D replaces A, then the average weight of B, C, D, E becomes 79 kg. तो हमें बताना है द वेट ऑफ ए इन kg इज। इतनी कहानी दी हुई है, आप मैथमेटिकल तरीके से करोगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ आसानी से। देखो पहले तो देते हैं ए बी सी का 84 है, एक नया मैन डी आ रहा है और जिससे एवरेज 80 हो जा रहा है। अब जरा ध्यान से देखना, 80 होने का मतलब क्या हुआ, एवरेज 4 कम हो गया। एवरेज 4 कम हो जाने का मतलब ये है सर कि जो ए बी सी तीन यहाँ पर थे जिनके पास 84 ईच था, अगर मैं चाह रहा हूँ कि डी के आने के बाद सबके पास 80 ईच हो जाए तो देखो ये सब लोगों को अपना 4 छोड़ना पड़ेगा, 4। तो इसके पास ऑलरेडी कितना हो गया, 12। अब ये 12 मिला के 68 अपना अगर इसके पास है तो ये भी 80 हो जाएगा और बाकी सारे के पास कितना बचेगा, 80, चारों को मिला के एवरेज 80 हो गया। यानी मुझे इस तरह से डी की वैल्यू डायरेक्टली मिल गई 68। अगर आप डेविएशन को अच्छे से अंडरस्टैंड करते हो तो आपको पता है क्या कि डी के वैल्यू निकालना आपके लिए केक वॉक है। आप स्टेटमेंट पढ़ोगे और कहोगे अच्छा डी के आने से एवरेज 80 हो गया, यानी 4 आया, 12 + 68 80 हो रहा है, 68 हो गया डी का खुद का। फिर कह रहा है ये जो ग्रुप अब नया ग्रुप है हमारे पास, ये वाली कहानी जिसमें है, इसमें एक ई आ रहा है जिसका वेट कह रहा है 3 kg मोर देन डी है, वो ए को रिप्लेस कर रहा है। अब 3 kg मोर देन डी का क्या मतलब हुआ सर, वो है आपका 71 लेके आ रहा है। अब वो कह रहा है कि 71 वाला क्या कर रहा है, ए को रिप्लेस कर रहा है। देखिए ए का मुझे एग्जैक्ट वेट नहीं पता है, मुझे सिर्फ ये पता था कि एवरेज वेट क्या है, तो ए का मुझे एग्जैक्ट वेट नहीं मालूम है। लेकिन देखते हैं और कोई कंडीशन दी हुई है क्या। कंडीशन दी हुई है, कह रहा है कि भैया डी को जो डी से 3 ज़्यादा है, यानी जब इस ग्रुप में अब 71 वाला एंट्री मार रहा है और ए जब जा रहा है बाहर तो एवरेज कह रहा है 79 हो जा रहा है। देखिए भैया एवरेज यहाँ पर 80 था, आप कह रहे हो कि एक एलिमेंट का रिप्लेसमेंट कर रहे हो। रिप्लेसमेंट में क्या हो रहा है कि जा रहा है ए और आ रहा है 71 वाला जिसको आप बोल रहे हो ई आ रहा है। इससे हो क्या रहा है, एवरेज 1 से कम हो जा रहा है। एवरेज 1 से कम होने का मतलब आप जानते हो क्या है कि 4 लोग हैं, उन 4 लोगों में से एवरेज अगर 1 से कम हो रहा है इसका मतलब डेफिशिएंसी बन रही है 4 की, डेफिसिट बन रही है 4 की डेफिसिट बनने का मतलब है जो आ रहा है वो 4 कम लेके आ रहा है जो जा रहा है उससे। यानी ए की वैल्यू खुद में कितनी हो गई, 75। यही पूछ रहे थे कि ए का वेट क्या है, मार्क कर दो 75। देखिए जब इस तरह से आप लर्न करते हो ना एवरेजेस, तब मजा आता है क्वेश्चंस को करने में। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। 15 कह रहा है कि ए क्लास कंसिस्ट ऑफ 20 बॉयज एंड 30 गर्ल्स। इन द मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन द एवरेज स्कोर ऑफ गर्ल्स was 5 higher than that of boys. In the final exam, however, the average score of girls dropped by 3, while the average score of the entire class increased by 2. The increase in the average score of boys is. बहुत आसानी से करेंगे, आपको पैनिक नहीं होना है, समझाता हूँ। देखिए पहली बात तो ये जो वैल्यूज़ दी हुई है ना, सिर्फ आपको इनके रेशियो से मतलब होता है, कभी भी इनके एब्सोल्यूट नंबर से मतलब नहीं होता जब तक मुझे टोटल ना पूछा जाए। मुझसे पूछ कर रहे हैं एवरेज, तो ये 20-30 ले लो या आप 2:3 ले लो या आप 4:6 ले लो, फर्क नहीं पड़ता। तो मैं कह रहा हूँ ये हमारे बॉयज़ हैं और ये गर्ल्स हैं। देखिए क्या कह रहा है कि जो गर्ल्स का एवरेज मिड सेमेस्टर एग्जाम में आया वो बॉयज़ से 5 एक्स्ट्रा आया। तो इसका मतलब अगर मैं कहूँ कि भाई बॉयज़ का जो एवरेज था मिड सेमेस्टर एग्जाम में वो अगर x था तो आप कहोगे गर्ल्स का एवरेज कितना होगा, x + 5। यहाँ से आप टोटल वैल्यू जरा निकालना तो आपको मिल जाएगा 5x + 15। ठीक है, ये टोटल वैल्यू आपको मिलेगी, टोटल वैल्यू 2x और 3x + 5 मिल गया। अब फिर आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि फाइनल एग्जाम में जो एवरेज स्कोर गर्ल का था वो 3 से ड्रॉप कर गया। अगर यहाँ एवरेज स्कोर 3 से ड्रॉप कर रहा है तो ये क्या हो गया सर, ये x + 2 हो गया कि नहीं हो गया। हाँ, लेकिन ये कह रहे हैं कि ओवरऑल जो एवरेज था ना वो 2 से बढ़ गया, दिया हुआ है। ओवरऑल एवरेज अगर 2 से बढ़ रहा है तो ये जो मुझे टोटल चाहिए ना, ये 5x + कितना चाहिए मुझे, 25 चाहिए। ये मुझे 10 एक्स्ट्रा चाहिए सर, क्योंकि यहाँ टोटल एलिमेंट में मान के चल रहा हूँ 5। अगर 5 एलिमेंट से मुझे एवरेज 2 से बढ़ाना है तो मुझे 10 एक्स्ट्रा चाहिए, यानी टोटल अब 5x + 25 होना चाहिए। तो अगर टोटल मेरा 5x + 25 है यहाँ पर, तो आप मुझे बताओगे कि आपको बॉयज़ के साइड से कितना चाहिए। आप कहोगे मुझे यहाँ से मिला 3x + 6, मुझे चाहिए यहाँ पर कितना 25, तो मुझे यहाँ कितना चाहिए, मुझे यहाँ पर चाहिए सिंपली 2x + 19।
तो देखिए बॉयज़ का एवरेज कितना होना चाहिए, 2 कॉमन लो, x प्लस 9.5, यानी पहले x था, अब कितना है 9.5, ये वैल्यू आपकी आ गई ए ऑप्शन। द एवरेज स्कोर ऑफ बॉयज़ में कितना इंक्रीज हो रहा है, वो 9.5 का इंक्रीज हो रहा है। अब देखिए इस क्वेश्चन को, ये एक तरीका था करने का, लेकिन इसमें अननेसेसरी ना बहुत सारे समय की बर्बादी हुई है, ठीक है। तो देखिए इसमें टाइम कैसे बचा सकते थे, आप जान सकते हैं। मैं लिख रहा हूँ बॉयज़ टू गर्ल्स, यहाँ लिख रहा हूँ 2:3। अब देखिए कोई ज़रूरी नहीं कि बॉयज़ का जो एवरेज है ना वो हम मान के x चलें, भैया मैं 1 मानने जा रहा हूँ, ठीक है। 1 अगर मैंने माना तो आप कहोगे गर्ल्स का एवरेज 5 एक्स्ट्रा हुआ, तो गर्ल्स का एवरेज अगर 5 एक्स्ट्रा हुआ तो 6 हो गया, 6 × 3 कितना हो गया 18, टोटल कितना हो गया 19। अब मुझे करना क्या है आपको पता है, एवरेज मुझे किससे बढ़ाना है, 2 से। ओवरऑल 2 से एवरेज बढ़ाने के लिए मुझे 10 बढ़ाना पड़ेगा, मुझे 29 चाहिए। अगर मुझे 29 चाहिए और यहाँ कह रहे हैं कि एवरेज 3 से कम हो गया, तो एवरेज कितना बचा, 6 से 3 कम हुआ। पहले 6 था तो 18 आया, 3 होगा तो कितना होगा 9 आया। तो मुझे यहाँ वैल्यू कितनी चाहिए 20। अब देखो यहाँ कितना चेंज आ रहा है, 19 का चेंज आ रहा है प्लस टोटल में, लेकिन 2 एलिमेंट हैं राइट, 2 बॉयज़ हैं, तो 19/2 कितना हुआ 9.5 इंच, तो ये एवरेज में इंक्रीज हो गया। तो यहाँ पर देखिए ये ध्यान रखना आपकी जो एवरेज चूंकि दिया नहीं गया था, केवल एवरेज में इंक्रीज की बात की गई है, हर किसी के एवरेज में इंक्रीज की बात की जा रही है। तो आप फिक्स नहीं हो कि आपको एवरेज एक्स लेके चलना है, अननेसेसरी टाइम बर्बाद मत करो, 1 लेके चलो। 1 लेके चलोगे कोई तकलीफ नहीं होगी, आपका आंसर बहुत आराम से निकलेगा और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेसन पसंद आया होगा। ये पहला लेसन था, हमने बहुत बेसिक क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और अगले लेसन में हम लोग और क्वेश्चंस करेंगे, उसमें थोड़े से और अच्छे क्वेश्चंस होंगे और आपकी पूरी एक अंडरस्टैंडिंग एवरेजेस में बिल्ड होगी। और जो आपकी अंडरस्टैंडिंग एवरेजेस में बिल्ड होगी, उसी अंडरस्टैंडिंग को मैं लेके जाऊँगा फिर एलिगेशन एंड मिक्सचर्स में, वहाँ पर थोड़ा सा और अगला स्टेप एवरेज का। जितनी बेहतर अंडरस्टैंडिंग यहाँ है, मैं उससे ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग आपको वहाँ दिखाऊंगा कि एवरेज का विजुअल यूज़ क्या होता है वेटेड एवरेज के केसेस में, और वहाँ आपको बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। तो एप्ट्रिक्स और क्यूमैथ्स दोनों के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये कोर्स अल्टरनेट चल रहा है एप्ट्रिक्स यूट्यूब चैनल पे और क्यूमैथ्स के यूट्यूब चैनल पे। तो अगर आपको सारे टॉपिक्स कवर करने हैं तो आपको दोनों चैनल्स को फॉलो करना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई है, चैनल्स को भी सब्सक्राइब करें। साथ में इस क्लास को अगर आपने देखा और आपको समझने में कोई भी दिक्कत हुई है, तो मैंने आपको बताया कि मेरे 2 वीडियोस एवरेज के पहले एप्ट्रिक्स में आ चुके हैं, 2 महीने पहले। थियरी पार्ट है, थोड़ा सा डिस्कशन मैंने किया था डेविएशन को लेके, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको ज़रूर देखिएगा, उससे आपकी बहुत बेहतर अंडरस्टैंडिंग बनेगी और एवरेज के क्वेश्चन आपके लिए हलवा हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेसन्स पसंद आ रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और इस सीरीज़ से जोड़िए। इस क्रैश कोर्स से ये फ़ायदा होगा आपको कि आपको एक दिशा मिलेगी कि किस डायरेक्शन में मुझे अपनी प्रिपरेशन करनी है। धन्यवाद, हैव ए ग्रेट टाइम, बाय बाय, थैंक यू सो मच।